तुमने 800 रुपए खर्च किए और रास्ते की दुकान से समय को कंट्रोल करने वाला एक कंपास खरीद लिया। सोचा था कि अब किस्मत चमक जाएगी, पर किससे पता था कि ये कमाल का सामान टूटा फूटा है और इसे ठीक करने के लिए समय की जरूरत है। सबसे खराब बात ये थी कि तुम बहुत कंगाल हो। ये कंपास तुम्हें आने वाला समय दिखा सकता है, यहाँ तक कि दूसरों से समय का सौदा करके उम्र बढ़ा सकता है। तुमने सोचा था कि तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे, पर इस सौदे के लिए सामने वाले की हाँ होना जरूरी है। अपनी जान कौन बेचेगा जब तक कि पैसा अच्छा ना मिले। लेकिन तुमने अपने पूरे पास देखा, बैंक में सिर्फ 20,000 थे। इसके लिए तुमने ऑनलाइन लोन लेने का सोचा, पर फोन खोला तो देखा कि अलग अलग एप्स पर ज्यादा से ज्यादा 20,000 की ही लिमिट थी। यहाँ तक कि कुछ एप्स ने रिस्क ज्यादा होने की बात कह दी। तुम परेशान होकर लेट गए। क्या ये कमाल का चांस ऐसे ही बेकार हो जाएगा? रुको, तभी तुम अचानक चौंके। जब आने वाला समय देख सकते हो तो आज रात का लॉटरी नंबर, ये सोचते ही तुम तुरंत बिस्तर से उठे और पास की लॉटरी दुकान की तरफ भागे। पर जैसे ही अंदर गए तुम वहीं रुक गए। लॉटरी दुकान की मालकिन वही थी, वही खूबसूरत युवती जिसे तुमने 1 महीने पहले पानी से बचाया था। उस समय तुम हीरो बनकर वहां से चले गए थे, सोचा नहीं था कि यहाँ फिर मिलेंगे। खूबसूरत मालकिन ने हल्के से कहा, हैंडसम भाई, लॉटरी लेनी है क्या? तुम उसका सुंदर चेहरा देखकर दिल की धड़कन संभाल नहीं पा रहे थे, पर तुमने तुरंत अपने मन को शांत किया। यह सब सोचने का समय नहीं है, पैसा कमाना असली काम है। इसलिए तुमने दीवार पर लगे चार्ट को देखा, मन ही मन कंपास को याद किया और उसे चालू किया। अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने समय तेजी से आगे जाने लगा। कुछ घंटे बाद तुमने खुद देखा कि उस सुंदर मालकिन ने पेन उठाकर चार्ट पर आज रात का जीतने वाला नंबर लिखा। तुमने तुरंत वह नंबर नोट कर लिया, 0203 11 17 29 30 3। पर तुम फिर सोच में पड़ गए। कहते हैं लॉटरी में पहले से नंबर जानने वालों को रोकने का सिस्टम होता है। सीधे फर्स्ट इनाम जीता तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए तुमने आखिरी नंबर 3 को बदलकर 4 कर दिया, निशाना सेकंड इनाम पर लगाया। पर तभी कूपन देने वाला तुम्हारा हाथ हवा में ही रुक गया। जब एक ही बार चांस मिलना है तो थोड़ा ज्यादा क्यों ना लिया जाए? सेकंड इनाम में तो सिर्फ कुछ लाख ही मिलते हैं। खेलना है तो बिग गेम खेलो, सीधे इनाम डबल करो। तुम ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहते थे, कहीं ऐसा ना हो कि रकम बहुत बिग हो जाए और नंबर बदल जाए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। 40 लाख तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए बहुत थे। इसीलिए मालकिन के अजीब तरह से देखने के बीच तुम दुकान से निकलकर अपने कमरे पर आ गए। इसके बाद तुम कंपास के बारे में रिसर्च करने लगे। तुम्हारे दिमाग में एक जरूरी बात आई, तुम्हारी खुद की उम्र कितनी बची है? तुमने तुरंत आंखें बंद की और कंपास से संपर्क किया। अगले ही पल कुछ नंबर दिमाग में आए, 66 साल 6 महीने 6 दिन 6 घंटे 6 मिनट 6 सेकंड। तुम अभी 22 साल के हो, यानी तुम 88 साल तक जी सकते हो। अब तुम्हें तसल्ली हुई। तुम शांत होकर नंबर आने के समय का इंतजार करने लगे। रात को 7 बजे के बाद तुमने एक ब्लैक कोट पहना और बाहर निकले। लॉटरी दुकान में उस सुंदर मालकिन के अलावा एक अधेड़ उम्र का आदमी चार्ट देखने में बिजी था। मालकिन ने तुम्हें देखा तो मजाक में कहा, अरे हैंडसम भाई, फिर आ गए। फर्स्ट इनाम का नंबर सोच लिया क्या? तुमने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, आज रात का इनाम तो मैं ही जीतूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। उस आदमी ने यह सुना तो सिर उठाकर चश्मा ठीक किया और अजीब तरह से बोला, मैं 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, फिर भी नहीं जीता। तुम एक दोपहर में जीत जाओगे। तुम मुझसे फालतू बात नहीं करना चाहते थे, बस इतना बोले। मानना पड़ेगा तुम्हारी रिसर्च को। तुमने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सुंदर मालकिन से किस्मत की बातें करने लगे। वह आदमी हंसा, अपने 3 कूपन लिए और सिर हिलाते हुए चला गया। दुकान में सिर्फ तुम और वह बचे थे। मालकिन ने मजे लेते हुए तुम्हें देखा, अब कोई नहीं है, क्या मुझे अपना नंबर दिखाओगे? तुमने काउंटर पर हाथ रखा और थोड़ा स्टाइल से बोले, कहते हैं सुंदर महिलाओं में दिमाग नहीं होता, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उससे बात छुपा रहा था? सुंदर मालकिन तुम्हारी बात सुनकर थोड़ी शर्मा गई। उसने तुम्हें अजीब तरह से देखा और थोड़ा सीधा होकर बोली, फालतू बात मत करो, लेना है या नहीं? नहीं तो मैं मशीन बंद कर रही हूँ। लेना है, बिल्कुल लेना है। तुमने अपना नंबर वाला पेपर निकाला, पर मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तुमने मालकिन की तरफ देखकर अपनी आंख झपकाई। उसे हंसी भी आई और गुस्सा भी। अच्छा, तो तुम कितने साल के हो? तुमने अपना राइट हाथ निकाला, पांचों उंगलियों को मिलाकर हिलाया। 7 इंच 02 नंबर। मशीन से पहला बॉल बाहर आया। तुमने आराम से एक संतरा मुंह में डाला। दूसरा बॉल 17, तीसरा बॉल 11, चौथा बॉल 0 3। सच में सारे नंबर मैच कर गए। तुम्हें पहले से ये पता था, तुमने जानबूझकर आखिरी नंबर बदला था ताकि फर्स्ट इनाम से बचकर सेकंड इनाम ले सको। अब आखिरी नंबर कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता। उसी समय दुकान की मालकिन मोंग टीवी स्क्रीन को ध्यान से देख रही थी। जब सारे नंबर आ गए तो वह हैरान रह गई। सब सही था। वह फालतू बातें करने वाला लड़का सच में सेकंड इनाम जीत गया था। उसने इतने सालों में कभी सेकंड इनाम भी सामने होते नहीं देखा था। क्या इस लड़के को पहले से कुछ पता था? अगले दिन सुबह तुम सीधे लॉटरी सेंटर पहुंचे। इस बार का सेकंड इनाम 42 लाख का था। तुमने डबल किया था तो कुल रकम 84 लाख हुई। 20% टैक्स कटने के बाद तुम्हें 67.2 लाख मिले। बैंक का मैसेज आते ही तुम्हारी मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर तभी तुम्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ।
तुमने तुरंत अपनी उम्र देखी, तुम्हारी उम्र पूरे 7 दिन कम हो गई थी। तो आने वाले समय को बदलकर पैसा कमाने की कीमत उम्र का कम होना था, पर 7 दिन की क्या बिसात, यह तो फायदे का सौदा है। इसके बाद तुमने सैलून का काम छोड़ दिया और समय के व्यापारी बनने की तैयारी में लग गए। नकली चेहरा, मास्क, बिना नाम का फोन, सिम, तुमने पूरी दोपहर लगाकर सारा सामान खरीदा, यहाँ तक कि 3,000 रुपए खर्च करके गुप्त सिम कार्ड भी लिए। तैयारी पूरी करके तुम एक ऐसे छोटे होटल में रुके जहाँ पहचान पत्र नहीं मांगते थे। तुम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, किसे पता वहाँ कोई छिपा हुआ कैमरा हो। बिस्तर पर जाने के बाद तुमने खास फोन और नया सिम निकाला। तुम्हें पता था कि ऑनलाइन कस्टमर खोजना भले ही निशान छोड़ जाए, पर आमने सामने मिलने से सेफ है। इसलिए तुमने सोशल मीडिया ऐप खोला और एक ब्लैक फोटो के साथ लिखा, अगर आपकी उम्र के बदले पैसा मिले तो क्या आप तैयार हैं? नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, सिर्फ काम वाले ही आए, फालतू लोग कमेंट ना करें। कोई लोकेशन नहीं दी, बस अपने शहर के लोगों के लिए चालू किया। पोस्ट करके तुमने फोन एक तरफ रख दिया। 1 घंटे बाद फोन देखा तो बहुत सारे मैसेज आ चुके थे। कमेंट बॉक्स में कई बातें थी। तुमने तेजी से देखा, ज्यादातर लोग मजाक कर रहे थे, ये कौन सा नया फ्रॉड है, मैं अपने बॉस की उम्र बदलने को तैयार हूँ। तभी 2 कमेंट्स देखकर तुम रुक गए, क्या ये सच में हो सकता है? मेरी मम्मी के ऑपरेशन के लिए 40 लाख चाहिए, कैसे होगा, रेट क्या है? तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि दोनों के प्रोफाइल चेक किए। पहला एक 20 साल का लड़का था जिसके प्रोफाइल पर हॉस्पिटल के वीडियो थे। दूसरा एक 30 साल का आदमी था जो कोई काम नहीं करता था। बहुत बढ़िया, कस्टमर मिल गए। तुमने दोनों को अलग से मैसेज भेजा। इस समय हॉस्पिटल में अमित फीस के 40 लाख के बोझ से परेशान था। उसने सब रिश्तेदारों और ऐप से पैसे मांगे थे, पर थोड़े भी इकट्ठे नहीं हुए। जब वह निराश था तभी फोन बजा। मैसेज आया था, बात पढ़ ली है, समय मिल सकता है, पैसा मिल सकता है, आज रात 2:30 बजे रिवर पार्क में मिलो। अमित हैरान हुआ, ये तो वही वीडियो था जिस पर उसने कमेंट किया था। सच में जवाब आ गया। क्या सच में उम्र के बदले पैसा मिलता है? दूसरी तरफ शराब पी रहे विकास को भी यही मैसेज मिला। उसका नशा तुरंत उतर गया। तुमने मैसेज भेजकर होटल में इंतजार किया। जल्दी ही अमित का जवाब आया। उसकी बातों में आखिरी उम्मीद का दर्द था। क्या ये सच है? मुझे 40 लाख चाहिए, मैं किसी भी शर्त के लिए तैयार हूँ, मैं जरूर आऊंगा। तुमने सीधे जगह का नाम लिखा, रिवर पार्क का नॉर्थ गेट, नदी के पास तीसरी बेंच, इंतजार रहेगा। इसके बाद दूसरे कस्टमर विकास का जवाब भी आया। उसे शक था, आधी रात को भाई, ये सच है या मजाक, कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं है? तुम्हारा चेहरा तना। तुमने लिखा, भरोसा है तो आओ, नहीं तो मत आओ, समय निकलने पर मौका नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद वह मान गया। तुमने उसे पार्क के साउथ हिस्से की दूसरी बेंच पर बुलाया। रात को 2 बजे तुम बिस्तर से उठे। किसी को शक न हो इसलिए तुमने खुद से कहा, बहुत भूख लगी है, बाहर कुछ खाने जाता हूँ। इसके बाद तुम होटल से निकले। तुम एक अंधेरी गली में गए और अपना हुलिया बदल लिया। नकली चेहरा, ब्लैक कोट, नकली बाल, ऊंचे जूते। तुरंत तुम एक युवा से अधेड़ उम्र के इंसान बन गए। तुमने अपने चलने का तरीका भी बदला ताकि पुलिस का सिस्टम तुम्हें पहचान न पाए। आधे घंटे बाद तुम पार्क पहुंचे। समय 2:30 बजने में 2 मिनट था। तुमने 2 व्हाइट मास्क निकाले और पहन लिए। इस लुक के साथ तुम किसी गेम के कैरेक्टर जैसे लग रहे थे। पार्क के नॉर्थ गेट पर अमित बेंच पर बैठा सोच रहा था कि उसका मजाक बना है। जब वह खुद पर हंस रहा था तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम ही मुझसे सौदा करना चाहते थे। अमित चौंक गया। उसने मुड़कर देखा कि एक व्हाइट मास्क और ब्लैक कोट वाला आदमी खड़ा है। उसने पूछा, तुम कौन हो? तुम धीरे से बोले, आवाज बदलकर, मैं समय का व्यापारी हूँ। अमित की आंखों में उम्मीद आई। क्या तुम सच में पैसे दोगे? बिल्कुल सच। तुमने सिर हिलाया, पर इसके लिए तुम्हें अपनी उम्र देनी होगी। क्या तैयार हो? अमित चुप रहा। ये बात अजीब थी, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पूछा, कैसे होगा सौदा? तुम्हारी भलाई देखकर 1 साल की उम्र के बदले 60,000 रुपए मिलेंगे, क्या मंजूर है? 1 साल के 60,000। अमित का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे 40 लाख चाहिए थे, यानी लगभग 7 साल की उम्र देनी होगी। 7 साल? वह अब भी सिर्फ 25 साल का है। लाइफ के सबसे अच्छे 7 साल। पर अगर सौदा नहीं किया तो माँ की जान चली जाएगी। तुम बस शांत होकर उसे देख रहे थे, कुछ नहीं बोले। एक व्यापारी का अपना रुतबा होता है। 1 साल के 60,000 का रेट भले ही कम था, पर तुम्हारे पास बचे 70 लाख के हिसाब से यही सही था। अमित सिर झुकाकर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद उसने आंखें उठाई और पूछा, क्या तुम्हें पता है मैं कितने साल जीऊंगा? तुमने कहा, अभी 57 साल और हैं। ठीक है, इसी समय। अमित ने हिम्मत की, मैं तैयार हूँ। 7 साल के बदले मुझे 42 लाख चाहिए, अभी करो, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। तुमने कहा, अपना हाथ आगे करो। अमित ने कांपता हुआ राइट हाथ आगे किया। तुमने ब्लैक ग्लव्स वाला हाथ उसके हाथ के ऊपर रखा। मन में सोचा और कंपास चालू हो गया। अमित ने देखा कि उसके हाथ से कुछ व्हाइट लाइट निकली और तुम्हारे अंदर चली गई। तुरंत उसका शरीर भारी हो गया, सर चकराने लगा। पूरे 7 साल की उम्र निकाल ली गई। हो गया? अमित ने सिर हिलाया और पूछा, पैसे कहाँ हैं? तुमने अपना राइट हाथ हवा में लहराया। पैसों के 42 बंडल जमीन पर आ गए। अमित इस जादुई सीन को देखकर हैरान रह गया। उसका दिमाग सन्न था। हवा से सामान निकालना उसकी समझ से बाहर था। यह मास्क वाला आदमी इंसान है या कोई शक्ति? तुम्हें उसका रिएक्शन अच्छा लगा, यही तुम चाहते थे। तुमने एक बैग उसकी तरफ बढ़ाया और शांत आवाज में कहा, 7 साल की उम्र के बदले 42 लाख गिन लो।
आज की बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अगर बाहर आई तो जान चली जाएगी। अमित डर गया, उसने सिर हिलाया। मैं समझ गया, कसम खाता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा। उसे पैसे लेकर जाते देख तुमने समय को आगे बढ़ाकर देखा कि उसकी आगे की 2 साल की लाइफ कैसी होगी। तुमने एक सांस ली, सच में परेशान इंसान है, पर अच्छी बात थी कि उसने बात छुपाई। और मजे की बात कि तुम दोनों आगे फिर मिलने वाले थे। इसके बाद तुम पार्क के साउथ हिस्से में गए। विकास सिगरेट पी रहा था, उसने गुस्से में सिगरेट फेंकी। साला किसी ने मजाक किया, दिमाग खराब है। वह जाने ही वाला था कि तुम्हारी भारी आवाज आई। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? विकास चौंक गया। उसने एक स्टिक निकाल ली थी, पर जब उसने तुम्हारा यह अजीब हुलिया देखा तो वह थोड़ा डर गया। भाई कोई शो चल रहा है क्या? तुम फालतू बात नहीं करना चाहते थे, सीधे उसकी लाइफ लाइन देखी। सब सेफ जानकर तुमने पूछा, उम्र के बदले पैसा चाहिए या नहीं? विकास ने आसपास देखा जैसे कोई वीडियो बन रहा हो। कैमरा कहाँ छिपाया है? तुमने गुस्से में कहा। लेना है या नहीं? विकास ने देखा कि बात सच है। उसने स्टिक रखी। हाँ, क्या रेट है? 1 साल की उम्र के 40,000। 40,000? विकास भड़क गया। भाई मजाक कर रहे हो क्या? 1 साल के सिर्फ 40,000? तुमने आंखें घुमाई और उसका सच सामने रख दिया। तुम 32 साल के हो, 13 साल से घर वालों के पैसों पर जी रहे हो। एक पैसा पास नहीं है, ऊपर से 90,000 का कर्ज है। तुम्हें लगता है तुम्हारी 1 साल की कीमत 40,000 से ज्यादा है? विकास को मिर्ची लगी। वह चिल्लाया, तुमने मेरे बारे में पता लगाया? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए पता लगाऊं? 1 साल के 40,000 मंजूर है? विकास का चेहरा खराब हुआ, पर पैसे की बात सुनकर वह मान गया। ठीक है, मंजूर है। कितने साल का करना है? 5 साल कैसा रहेगा? ठीक है, हाथ आगे करो। काम पूरा हुआ और विकास की 5 साल की उम्र निकल गई। वह तुरंत बेंच पर गिर गया। उसके सिर पर कुछ सफेद बाल आ गए थे। पैसा? मेरा पैसा कहाँ है? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। तुमने हाथ हिलाया। 20 लाख कैश और एक बैग उसके सामने फेंक दिया। 5 साल की उम्र के 20 लाख गिन लो। विकास पागलों की तरह पैसे समेटने लगा। होश आने पर वह खड़ा हुआ और तुम्हें सम्मान से देखने लगा। भाई तुम बहुत कमाल के हो। तुम्हारा नाम क्या है? आगे भी काम पड़े तो कैसे? सौदा खत्म होते ही तुमने सामने वाले का आने वाला समय देखा तो तुम्हें एक ऐसा सच पता चला जो तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकता था। यह आदमी ठीक 7 महीने बाद सोशल मीडिया पर तुम्हारे समय के व्यापारी होने की बात सबको चिल्ला चिल्ला कर बता देगा। सिर्फ उसकी वजह से तुम पूरी तरह सबके सामने आ जाओगे और अनगिनत लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा मन किया कि उसी समय इस बेकार इंसान को खत्म कर दो, पर तुम्हारे दिमाग ने कहा कि ऐसा करने से तुम और भी जल्दी पकड़े जाओगे। इसलिए तुमने ठंडी आवाज में एक बात कही, आज रात की बात हमेशा के लिए मन में दबा लेना, अगर बाहर आई तो इसी समय जान चली जाएगी। यह कहकर तुम सीधे मुड़कर चले गए और मन में पक्का कर लिया कि इस आदमी से आगे कोई सौदा नहीं करना है। पर तुम इतनी जल्दी में गुस्से की वजह से नहीं भागे थे, बल्कि एक और बहुत ही हैरान करने वाली बात हो गई थी। तुम्हारे दिमाग के अंदर मौजूद समय के कंपास ने पूरे 12 साल की उम्र सोखने के बाद कुछ हलचल दिखाई थी। जब से तुमने इसे अपना बनाया था उसके बाद पहली बार इसमें कोई हरकत हुई थी। क्या यह ठीक होने वाला था? तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम अपनी खुशी छिपाते हुए उन पुरानी गलियों से निकले जहाँ कैमरे बहुत कम थे। इधर उधर घूमकर तुमने अपना असली हुलिया बदला और तेजी से छोटे होटल में वापस आकर खुद को बिस्तर में अच्छे से पैक कर लिया। इसके बाद तुमने अपने दिमाग से उस कंपास को बाहर याद किया। सच में कंपास का जो हिस्सा पहले एकदम ब्लैक था, इस समय वहां हल्की सी चमक दिख रही थी और एक अजीब सी ताकत उसके अंदर चल रही थी। क्या ये ठीक हो गया? तुमने अभी खुद से पूछा ही था कि अगले ही पल आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम तुरंत वहीं बेहोश होकर गिर गए। तुम्हारे बेहोश होने के बाद वह कंपास चमकते हुए फिर से तुम्हारे दिमाग के अंदर चला गया और तेजी से घूमने लगा। उसमें से अनगिनत चमकते हुए कण बाहर निकले और तुम्हारे शरीर के एक एक हिस्से मांस और खून में मिल गए। अगले दिन दोपहर को तुम्हारी आंख खुली। तुम्हें रात का वह अजीब सीन याद आया और तुम झटके से बिस्तर से उठे। इसके बाद तुम्हें अपने शरीर में एक बहुत बिग बदलाव महसूस हुआ। अरे सब कुछ इतना साफ कैसे दिख रहा है? तुम हैरान रह गए कि ये दुनिया पहले से बहुत ज्यादा साफ दिख रही थी। याद रहे, तुम्हें पहले 300 से ज्यादा नंबर का चश्मा लगता था और आंखों में परेशानी थी, पर इस समय सब ठीक हो चुका था। इसके लिए तुमने पहले चश्मा भी बनवाया था, पर अब तुम कमरे के कोने कोने को देख रहे थे जो चश्मा लगाने से भी ज्यादा साफ था। क्या समय के कंपास ने ठीक होते समय मेरे शरीर को पहले से बहुत बेहतर बना दिया है? तुमने अपने हाथ पैर हिलाए। शरीर बहुत हल्का और फुर्तीला लग रहा था। दिमाग भी एकदम फ्रेश था, यहाँ तक कि रात की पूरी थकावट गायब हो चुकी थी। ये सच में एक अनोखी खुशी थी। पर तभी तुम्हारे दिमाग में एक बहुत जरूरी बात आई। हाँ, जो 12 साल का समय सौदे में मिला था उसमें से कंपास ने कितना इस्तेमाल किया? तुमने तुरंत अपने दिमाग के अंदर कंपास को देखा, पर अगले ही पल तुम्हारा चेहरा उतर गया। तेरी तो इसने पूरे 10 साल इस्तेमाल कर लिए और मेरे लिए सिर्फ 2 साल छोड़े। इतनी मेहनत से जो 12 साल कमाए थे, एक बार सोने के बाद उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा बचा। तुम खुद से बोले, तुम्हारा ये टैक्स वसूलने का तरीका ऐसा है कि मुफ्त में भी कोई तुम्हें ना ले। फालतू बातें छोड़कर तुमने जल्दी से अपना सामान समेटा। अब वापस जाने का समय था। उसी समय शहर के हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम के बाहर लंबी गैलरी में दवाइयों की तेज खुशबू
खुशबू आ रही थी। वहाँ रेड कलर की ऑपरेशन चालू है वाली लाइट जल रही थी। अमित दीवार से सटकर खड़ा था, बिना आंख झपकाए उस गेट को देख रहा था। समय का एक एक सेकंड बहुत लंबा लग रहा था। वह न तो बैठ पा रहा था और न ही घूम पा रहा था, बस सीधा खड़ा था, जैसे अपनी नजर से उस रेड लाइट को ही पार कर देगा। कल रात उसने अपनी 7 साल की उम्र देकर गेट के अंदर चल रहे इस बिग चांस पर दांव लगाया था। शरीर से ताकत निकलने की कमजोरी अभी गई नहीं थी, पर उसे इस बात का कोई गम नहीं था। उसके होंठ बिना आवाज के बार बार एक ही बात बोल रहे थे, मम्मी आपको ठीक होना ही होगा। न जाने कितना समय बीता, वह ऑपरेशन चालू है वाली लाइट अचानक एक आवाज के साथ बंद हो गई। अमित का पूरा शरीर कांप उठा। वह 2 कदम आगे बढ़ा, पर फिर वहीं रुक गया। ऑपरेशन रूम का मेन गेट धीरे से खुला। पहले बिना किसी भाव के नर्स बाहर आई, फिर एक असिस्टेंट डॉक्टर आया जिसकी नजरें झुकी थीं। आखिर में मेन डॉक्टर बाहर आया। उसने अपना मास्क हटाया। अमित बाबू, हमने पूरी कोशिश की। ये कुछ शब्द अमित के दिमाग पर बिजली की तरह गिरे। उसके मन का जो भरोसा था वह एक पल में टूट गया। डॉक्टर आगे समझा रहा था, तुम्हारी माँ के दिमाग की नस बहुत समय से दबी थी, अंदर का नुकसान ठीक नहीं हो सकता, साथ ही उन्हें पहले से भी कई बीमारियां आई थी। डॉक्टर की आगे की बात अमित को बिल्कुल सुनाई नहीं दी। वह न तो रोया और न ही चिल्लाया, बस उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर और नर्स को ऐसी मौत देखने की आदत थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक सांस ली। अमित बाबू, खुद को संभालो। और दूसरी तरफ लॉटरी की दुकान में मोंग यू अपना चेहरा हाथ पर टिकाए गेट के बाहर लगे पटाखों को देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह लड़का भी ना 2 दिन हो गए पर अभी तक नहीं आया। दुकान से सच में 1 सेकंड इनाम निकला था, पर जीतने वाला इंसान गायब हो गया था। अब वह इस बात का प्रचार कैसे करे? पर तभी मोंग यू की आंखें चमक उठी। एक जाना पहचाना इंसान गेट के सामने से निकला। वह तुम ही थे। वह तुरंत उठी, अपने सैंडल की आवाज के साथ दुकान से बाहर भागी और तुम्हें देखकर जोर से चिल्लाई, ओए लड़के। इस आवाज से रास्ते पर चल रहे लोग मुड़कर देखने लगे। तुम्हारे कदम रुके, तुम धीरे से मुड़े तो देखा कि वह सुंदर मालकिन गुस्से में तुम्हारी तरफ आ रही थी। तुम मुस्कुराए, सुंदर मालकिन मुझे क्यों बुला रही हो? कहीं मेरी याद तो नहीं आ रही थी? तुम्हारी याद आए मेरे दुश्मन को। मोंग यू तुम्हारे सामने आकर रुक गई, दोनों हाथ कमर पर रखे और अपना सुंदर चेहरा ऊपर करके तुम्हें देखने लगी। मानना पड़ेगा तुम्हें, इतना बिग इनाम जीता और 2 दिन तक सामने नहीं आए। पहले तो कहा था कि मेरी दुकान पर आते रहोगे। उसकी यह बात सुनते ही रास्ते के लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ और बढ़ गया। तुम मन ही मन हंसे, पर चेहरे पर वही मजाकिया मुस्कान लाते हुए उसके पास गए। उस दिन कहा तो था तुम्हारी दुकान पर जरूर आऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारा चेहरा अचानक पास आते ही मोंग यू थोड़ा असहज हो गई। उसके गालों पर थोड़ी लाली आ गई, पर तभी उसने देखा कि आसपास बहुत से लोग इकट्ठे हो रहे हैं और देख रहे हैं। उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक झटके में तुम्हारा हाथ पकड़ा और बिना कुछ सुने तुम्हें दुकान के अंदर खींचने लगी। आज का दिन सबसे अच्छा है, अभी चलो, सब लोगों को दिखने दो कि मेरी दुकान से सच में बहुत बिग इनाम निकला है। आज तुम्हें यहाँ रुकना ही होगा। तुमने कोई ताकत नहीं लगाई और न ही उसे रोका। कहीं ऐसा ना हो कि उसे चोट लग जाए, क्योंकि वापस आते समय तुम्हें पता चला था कि तुम्हारी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और स्टेशन के टॉयलेट में तुम्हें एक और बहुत बिग बात पता चली थी। पहले जो तुमने खुद को 7 इंच का होने की हवाई बात कही थी, तुम्हें पता था वह बस पुरुषों के बीच का मजाक था। पर किसे पता था कि अब जो बात कही थी वह सच में सच हो चुकी थी। पर तुम्हारी सोच अभी ज्यादा आगे नहीं गई थी कि उस सुंदर मालकिन ने तुम्हें दुकान के गेट पर ला खड़ा किया। रास्ते के लोगों ने जब इनाम जीतने वाले को देखा तो सब अपना फोन निकालकर फोटो और वीडियो बनाने लगे। तुम थोड़ा असहज हुए, चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाए। सुंदर मालकिन, ये ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें कुछ बोलना थोड़ी है, तुम बस यहाँ खड़े रहो और मुझे पटाखे चलाते हुए देखो। मोंग यू ने ये कहा और तुरंत वहाँ इकट्ठी हुई बहुत बिग भीड़ से जोर से चिल्लाकर कहा, ए आस पड़ोस के भाइयों और बहनों, इन हैंडसम भाई ने परसों मेरी दुकान से सेकंड इनाम जीता है। टैक्स कटने के बाद भी बहुत सारे लाख मिले हैं। जैसे ही उसने ये बोला, भीड़ में एकदम से शोर मच गया। अनगिनत जलने वाली निगाहें और फोन के कैमरे सीधे तुम्हारी तरफ घूम गए। तुम हंसे या रोए समझ नहीं आया, बस एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर ले आए। पर मोंग यू को तुम्हारी शर्मिंदगी से कोई मतलब नहीं था। वह तो बहुत खुशी से दुकान के गेट पर ही पटाखे जलाने लगी। तभी एक बहुत ही एक्साइटेड आवाज बीच में आई, अरे तुम ही हो छोटे भाई। तुमने और मोंग यू ने एक साथ मुड़कर देखा तो वही चश्मे वाला आदमी जो उस दिन दुकान में चार्ट देख रहा था, भीड़ को हटाते हुए तेजी से पास आ रहा था। वह पक्का यहाँ का शोर सुनकर आया था और उसने तुम्हें एक नजर में पहचान लिया था। वह चश्मे वाला तुम्हारे सामने आया, उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे उसने कोई बहुत कीमती सामान देख लिया हो। तुम सच में जीत गए। एक अधेड़ उम्र के आदमी को इस तरह घूरते देख तुम्हारे शरीर में अजीब सी सिहरन हुई। तुम बिना आवाज के 2 कदम पीछे हटे और लाचार होकर हाथ फैला दिए। बिल्कुल उस दिन दोपहर को ही मैंने कहा था कि मैं जीतूंगा। तुमने भी तो देखा था ना। मोंग यू ने ये देखा तो तुरंत बात संभाली और मुस्कुराते हुए आगे बोली, हाँ हाँ, देखो कितनी अजीब बात है। उस दिन तुम बोल रहे थे कि ये सिर्फ बातें बना रहा है, पर देखो ये सच में जीत गया। सेकंड इनाम मिला है भाई। ये सुनते ही
उस चश्मे वाले के चेहरे के भाव बहुत ही अजीब हो गए। वह 10 साल से ज्यादा समय से लॉटरी पर रिसर्च कर रहा था, पर एक बार भी नहीं जीता, और तुम जैसे बातें बनाने वाले युवा ने एक ही बार में सेकंड इनाम जीत लिया। ये इंसाफ कहाँ का है। अगले ही पल वह तो सीधे पैर पकड़ने को तैयार हो गया। भाई नहीं गुरुजी, क्या मुझे भी सिखा सकते हो? मैं चेला बनने को तैयार हूँ। इस सीन ने आसपास के सब लोगों के मन की बात को एकदम 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। तुम मन ही मन चिल्लाए, पर चेहरे पर वही नॉर्मल मुस्कान रखते हुए बोले, भाई क्या गुरु और चेला लगा रखा है? मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी जो तुक्का लग गया। उस दिन कई बातें तो बस ऐसे ही थी, तुम सीरियस मत हो। तुक्के से कोई सेकंड इनाम जीतता है क्या? चश्मे वाले को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। वह और पूछना चाहता था, पर तुम अब एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते थे। तुमने उस आदमी को धक्का देते हुए भीड़ की तरफ कर दिया और ठंडी आवाज में बोले, मुझे नहीं आता, मैं नहीं सिखा सकता और नहीं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ। तुम्हारे ऐसा करने पर वह आदमी भी होश में आया। उसका चेहरा रेड हो गया और वह चुपचाप भीड़ में छिपकर भाग गया। पर मोंगयू ने अपनी आंखें घुमाई, मौका देखकर फिर से बोलना शुरू किया। सुनो सब लोग, इसे कहते हैं असली किस्मत, जिसे कोई नहीं रोक सकता। आप सब आगे से मेरी दुकान पर आते रहिए ताकि हमारे इस इनाम जीतने वाले भाई की अच्छी किस्मत का थोड़ा हिस्सा आपको भी मिल सके। उसने बात करते करते बहुत ही फुर्ती से सबसे बिग पटाखों की लड़ी में आग लगा दी। धड़ाधड़ धड़ाधड़ पटाखे हवा में ऊपर जाकर जोर से फटने लगे। भीड़ से आवाजें आने लगी। तुमने अपना हाथ चेहरे के सामने किया और उससे पूछा, सुनो मालकिन, इस पूरे मार्केट वाले एरिया में ऐसे पटाखे चलाना, तुम्हें पुलिस के केस का डर नहीं है क्या? मोंगयू बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। उसने तुम्हें देखकर आंख झपकाई और बिना आवाज के अपने होठों से कहा, तुम्हारी बहन की पहचान है, ऊपर तक, डरने की बात नहीं है। तेरी तो। जैसे ही आखिरी पटाखा हवा में खत्म हुआ, मोंगयू देखने वाले लोगों को हटाने लगी। उसे बिजी देखकर तुमने वहां से खिसकने का सोचा, पर मोंगयू ने एक झटके में तुम्हारा हाथ पकड़ा और सीधे दुकान के अंदर खींच लिया। उसने शीशे का गेट बंद किया और बाहर अभी बंद है का बोर्ड टांग दिया। उफ, बहुत थकावट हो गई। मोंगयू ने अपने सैंडल उतारे, अपने सुंदर पैरों को सॉफ्ट चप्पल में डाला और फिर अचानक तुम्हारे बहुत पास आ गई। उसकी महक सीधे तुम तक पहुंची। अरे, मुझे अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पता। तुम इस खुशबू से थोड़ा असहज हुए, तुरंत एक कदम पीछे हटे। समीर। और तुम्हारा? मोंगयू ने तुम्हें ऐसे परेशान देखा तो मुंह पर हाथ रखकर हंसी। सोचा था तुम बहुत हिम्मत वाले हो। मुझे मोंगयू कहते हैं। तुम दोनों ने एक दूसरे को जाना और आपस में सोशल मीडिया नंबर शेयर किया। नंबर शेयर करते समय तुम्हारा हाथ बहुत साफ था। आखिर जब तुम हेयर स्टाइलिस्ट का काम करते थे तो एक दिन में 10 से ज्यादा लड़कियों के नंबर सेव करते थे। तुम्हारे अकाउंट में पूरे 2000 से ज्यादा लोग थे, जिसमें 1900 तो सुंदर लड़कियां, कॉलेज की छात्राएं, नर्स और डॉक्टर थीं। हर तरह की प्रोफाइल थी। पर वे सारी सुंदर लड़कियां अगर इस मोंगयू के सामने आ जाएं तो सब फीकी लगेंगी। मोंगयू का फिगर, चेहरा और बात करने का तरीका तुम्हारे हिसाब से एकदम परफेक्ट था, पर तुम्हारे मन में उसकी एक ही कमी आई, वह कुंवारी नहीं थी। पर अब तुम समय के कंपास के मालिक हो तो तुम्हारी पसंद ऊंची क्यों ना हो, ये तो नॉर्मल बात है। वह कितनी भी अच्छी हो, कुंवारी नहीं है तो नहीं है। इसीलिए नंबर बस आगे कभी देखने बात करने के लिए ही सेव किया था। पर तुमने मन में सोचा कि थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। अगर उसका कोई पुरुष मित्र हुआ तो यह नंबर डिलीट करना होगा। किसी और की पत्नी से दूर रहना ही तुम्हारा नियम है। तभी मोंगयू ने तुम्हारे नंबर सेव करने के तेज तरीके को देखा और अपनी आंखें ऊपर की। हाथ तो बहुत सफाई से चलता है। पहले भी बहुत सी लड़कियों के नंबर सेव किए हैं क्या? तुमने फोन वापस जेब में रखा, चेहरे पर फिर से वही मजाकिया मुस्कान लाए और उसकी सुंदर काया को देखा। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? हटो यहाँ से। किसे जलन होगी? मोंगयू ने तुम्हें आंखें दिखाई और काउंटर के नीचे से एक स्टूल निकाला। बैठो। तुम आराम से बैठ गए। तुम्हारी नजरें सीधे उसके चेहरे के सामने थी, यहाँ तक कि तुम्हें उसकी सुंदर गर्दन का हिस्सा साफ दिख रहा था। तुमने अपनी आंखें घुमाई और असलियत पता करने का सोचा। मालकिन, मैंने तुम्हारी दुकान का नाम भी बढ़ा दिया, नंबर भी शेयर कर लिया। अब सच में ऐसा तो नहीं है कि मुझे पूरा दिन यहीं बैठाए रखोगी? तुमने थोड़ा सा कहा, पर अपनी नजरें 2 सेकंड के लिए वहीं टिकाए रखी, फिर धीरे से आंखें ऊपर की। वैसे एक सुंदर स्त्री के साथ बैठना मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे पति को बुरा ना लग जाए। जैसे ही ये बात पूरी हुई, मोंगयू तुरंत गुस्से में बोली, मेरा कोई पति नहीं है। तुम्हारे दिमाग में एक बहुत बिग सवाल आया। तुम्हें ऐसे हैरान देखकर मोंगयू कुछ कहना चाहती थी, पर बात आते आते रुक गई। जो भी हो, मेरा कोई पति नहीं है। तुम ज्यादा मत पूछो, वजह मैं नहीं बता सकती। वह जितना छुपा रही थी, तुम्हें उतनी ही ज्यादा उत्सुकता हो रही थी। तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद देख लूंगा। अगले ही पल, बिना कुछ सोचे, तुमने सीधे समय के कंपास से संपर्क किया और मोंगयू की पुरानी लाइफ को देखना शुरू किया। 10 सेकंड के बाद तुम्हारी नाक में अचानक तेजी से गर्मी महसूस हुई और खून की 2 लाइनें नीचे बह निकली। मोंगयू सोच रही थी कि तुम चुप क्यों हो गए, पर जैसे ही उसने तुम्हारी नाक से खून बहते देखा, वह डर गई और तुम्हें हिलाने लगी। ओए, क्या हुआ तुम्हें? उसके हिलाने पर तुम होश में आए, पर इस समय मोंगयू को देखने का तुम्हारा नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। अभी
अभी अभी तुमने उसकी बहुत ही अनोखी पर बहुत दुख से भरी पुरानी लाइफ देखी थी। मोंगयू असल में बहुत बिग घराने की छोटी बेटी थी, पर जब वह 12 साल की थी तब उसके परिवार पर एक रात में बहुत बिग आफत आई। सिर्फ वह और उसके भाई की 1 साल की बेटी ही बच पाए। कुछ साल बाद मोंगयू ने उस बच्ची को अच्छा माहौल देने के लिए अपने मौसा जी से कहकर उसे कागजात में अपनी बेटी बना लिया। असल में इसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने और उस बच्ची को पालने के चक्कर में मोंगयू ने खुद पर ध्यान नहीं दिया। वह 28 साल की हो चुकी थी, पर आज भी पूरी तरह पवित्र और कुंवारी थी। और तुम्हारी नाक से जो खून आया था वह बस अचानक ये सब देखते हुए खुद को न संभाल पाने की वजह से था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा गर्मी की वजह से है। तुम होश में आए, तेजी से हाथ हिलाया और नाक का खून साफ करने लगे, पर तुम्हारी नजरें अपने आप फिर से मोंगयू की तरफ चली गईं। लेकिन तुम्हारी नजरें अपने आप फिर से मोंगयू की तरफ चली गईं। बस इस बार तुम्हारी आंखों में वह मजाकिया अंदाज पूरी तरह गायब हो चुका था। यह तो बिल्कुल किसी कहानी की मैन हीरोइन जैसा प्रोफाइल है, तभी तो इसका बात करने का तरीका इतना अलग है। और तभी ये पति के टॉपिक पर इतनी भड़क रही थी। तुमने उसे देखा, तुम्हारे मन में एक बात आ गई। इससे भी जरूरी बात ये थी कि तुम्हें पता चला कि वह शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बहुत पुरानी खिलाड़ी है। यह बात आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तुमने एक लंबी सांस ली, खुद को शांत किया और फिर उसका नाम लेकर बोले, मोंगयू, अब कोई और बात बची है क्या? अगर कुछ नहीं है तो मैं सच में जा रहा हूँ। 2 दिन बाद फिर तुमसे मिलने आऊंगा। मोंगयू ने जब सुना कि तुम सीधे उसका नाम ले रहे हो तो उसने तुम्हें आंखें दिखाई। ओए लड़के, अब मालकिन बोलना क्यों बंद कर दिया? पर न जाने क्यों वह मुंह से भले ही गुस्सा कर रही थी, पर उसके मन में अंदर ही अंदर थोड़ी खुशी हो रही थी। तभी उसने बात बदली। तुम्हें रोकने की 2 वजह हैं। पहला, वह इनाम वाला कूपन मुझे दे दो, मैं उसे दुकान में चिपकाकर प्रचार करूंगी। तुमने अपना हाथ जेब में डाला और सीधे अपने जादुई स्पेस से वह रेड स्टैंप लगा हुआ कूपन बाहर निकाला। लो, ये लो। मोंगयू ने कूपन लिया, पर उसकी नजरें तुम पर ही टिकी थी। दूसरा, मुझे यह बताओ, उस दिन दोपहर को तुम्हें इतना पक्का कैसे पता था कि तुम जीतोगे? क्या तुम्हें पहले से कुछ पता था? तुम थोड़ा पीछे हुए और बात घुमाने लगे। कहाँ तो था, बस मन में आया और किस्मत का खेल था। सब नसीब की बात है। मोंगयू ने देखा कि तुम अभी भी सच छुपा रहे हो, तो उसने अचानक तुम्हारा हाथ पकड़ा और उसे हिलाने लगी। उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट और प्यारी हो गई। समीर, मुझे बता दो ना प्लीज। उसकी इस प्यारी सी आवाज ने एक पल में तुम्हें पिघला दिया। अच्छा अच्छा, बस करो, हाथ मत हिलाओ, बताता हूँ। तुमने अपना राइट हाथ मुंह के पास किया, एक बार खांसा और अपना चेहरा एकदम ज्ञानी जैसा बना लिया। खांखार मोंगयू, इस समय तुम्हारे सामने जो खड़ा है वह गुप्त ज्ञान की 19वीं पीढ़ी का अकेला वारिस समीर है। हाँ, यही वह परफेक्ट प्लान था जो तुमने सोचा था। अपनी उम्र देकर उन बड़े लोगों से सीधे सौदा करना और समय को न रोक पाना, यह तो खुद की जान आफत में डालना है। इसलिए बहुत सोच समझकर तुमने दूसरा रास्ता चुना। तुम किसी का भी बीता हुआ और आने वाला समय देख सकते हो, तो लोगों को उनका भविष्य बताकर कुछ फीस लेना कोई गलत बात तो नहीं है। इसके लिए तुमने खुद को गुप्त ज्ञान की 19वीं पीढ़ी का वारिस बना लिया। कौन इस बात को झूठा साबित कर सकता है? अगर सही बताया तो असली वारिस, और गलत हुआ तो यानी अभी पूरी विद्या नहीं सीखी। पर तुम्हारे पास तो समय का कंपास है, गलत होने का तो चांस ही नहीं है। इस दुनिया के सबसे बिग ज्ञानी की कुर्सी अब तुम्हारी ही होने वाली थी, और यही पहचान आगे चलकर तुम्हारे पास आने वाले बहुत सारे पैसों का सबसे अच्छा बहाना बनने वाली थी। गुप्त ज्ञान का अकेला वारिस? मोंगयू ने अपनी आंखें घुमाई। उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया, पर जब उसने तुम्हारा ये गंभीर चेहरा देखा तो उसे लगा कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो। समीर, तुम सच कह रहे हो? तुम तुरंत सीधे होकर बैठ गए, पूरी तरह एक बाबा के रूप में आ गए। एकदम सच। तुम्हारा ये अंदाज देखकर मोंगयू को सच में थोड़ा डर लगने लगा। उसकी नजरें अब अचरज से शक में बदलने लगी। तभी उसने अपनी आवाज बहुत कम की, मन में थोड़ा सम्मान लाते हुए बोली, तो उस दिन दोपहर को तुम्हारा इनाम जीतना कोई तुक्का नहीं था, तुमने पहले से हिसाब लगाया था? बिल्कुल, जब मैं हिसाब लगा सकता हूँ तो फर्स्ट इनाम क्यों नहीं लिया? यही सोच रही हो ना उमीच? तुमने सीधे अपनी आंखें ऊपर की। पहले तो लग रहा था तुम बहुत चालाक हो, पर अब फिर वही नासमझी वाली बात कर रही हो। तुम्हें लगता है वे लोग मुझे फर्स्ट इनाम जीतने देते? मोंगयू को अपनी बात पर थोड़ी शर्म आई। तब उसे एहसास हुआ कि उसने एक बेवकूफी भरा सवाल पूछा है। हाँ, मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठी। तो अभी जो तुम्हारी नाक से खून आया, क्या तुमने छिपकर मेरा चेहरा देखकर मेरा भविष्य जाना था? जिसके बाद यह हुआ, तुम्हारा दिल जोर से धड़का, पर चेहरे पर तुमने कुछ दिखने नहीं दिया, बल्कि एक हल्की सांस ली और थोड़ा थका हुआ सा नाटक किया। दूसरों की पुरानी बातें देखना प्रकृति के नियम के खिलाफ है, इसमें बहुत ताकत खर्च होती है। तुम थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, मैंने अभी सच में अनजाने में तुम्हारी पुरानी लाइफ देख ली थी। नाक से खून आना बस उसी का एक छोटा सा असर है। कोई
बात नहीं। जैसे ही तुम्हारी ये बात पूरी हुई, मोंग यू अचानक बहुत ज्यादा भावुक हो गई। समीर, क्या तुमने कुछ देखा? क्या तुम्हें पता चला कि उस सब के पीछे कौन इंसान था? उसकी वे सुंदर आंखें जो पहले बहुत प्यारी लग रही थीं, इस समय गुस्से और बदले की भावना से भर गई थीं। तुम मन ही मन दुखी हुए। सच में पूरे परिवार के खत्म होने का ये गम उसके दिल की सबसे दुखती रग थी। पर कमाल की बात यह थी कि जो बात खुद मोंग यू को नहीं पता थी, भला तुम्हें कैसे पता होती? तुमने सच बता दिया। मोंग यू, अभी मेरी विद्या उतनी ऊंची नहीं है, मैं उस पीछे वाले इंसान का पता नहीं लगा सकता। वैसे तो नियम ये कहता है कि ऐसी दुश्मनी वाली महिला से दूर रहना चाहिए ताकि खुद पर कोई आफत ना आए। पर तुमने सामने खड़ी मोंग यू को देखा, उसकी उस हिम्मती बहन के बारे में सोचा और उसके भाई की उस बेहद सुंदर बेटी को याद किया, तो तुम्हें साफ हो गया कि यह रिश्ता 99% तुम्हारे साथ ही जुड़ने वाला है। वैसे भी तुम्हारे पास इतनी बिग जादुई चीज है, तो तुम इन मामूली इंसानों से डरोगे क्या? ये तो मजाक की बात होगी। पर मोंग्यू को तुम्हारी इस ताकत का बिल्कुल पता नहीं था। वह उस पुराने बुरे सपने से पूरे 16 साल से परेशान थी। जब भी तेज बारिश और बिजली चमकती थी तो वह सो भी नहीं पाती थी। उसने उल्टा तुम्हें ही समझाया। समीर, तुम इस सब में मत पड़ो। उन लोगों की ताकत और पहुंच बहुत बिग है, तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे। यह बात उसने बिल्कुल सच्चे दिल से कही थी। पर इससे पहले कि तुम कुछ बोलते, वह सीधे मेज पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। अपने पास उस रोती हुई सुंदर महिला का चेहरा देखकर तुमने लाचार होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से उसकी पीठ को थपथपाने लगे। वहां से निकलते समय मोंग यू ने अपने आंसू साफ किए। अचानक सिर उठाकर तुम्हें देखा। समीर, 1 महीने पहले क्या तुम उस झील के पास गए थे? क्या तुमने वहां किसी इंसान को बचाया था? तुम्हारे बढ़ते हुए कदम एक पल के लिए रुके, पर तुमने मुड़कर नहीं देखा। पहचान लिया ना, सच में मैं ही था। अगले दिन अपने इस नए काम के लिए तुम सीधे एक हार्डवेयर की दुकान पर गए और स्टील का एक लंबा पाइप पसंद किया। इस पाइप की मोटाई और लंबाई एकदम परफेक्ट थी। यही तुम्हारी दुकान के बोर्ड के लिए काम आने वाला था। दुकान के मालिक ने जब तुम्हें पाइप उठाए देखा तो सीधे दाम बताया, 26 रुपए। तुम्हारे पुराने गरीब स्वभाव ने तुरंत काम किया और तुमने बिना सोचे दाम कम कराया। तेरी तो बहुत महंगा दे रहे हो। ऐसा पाइप तो ऑनलाइन ऐप पर 4 रुपए से भी कम का मिलता है। मालिक का चेहरा गुस्से में नीला पड़ गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तुम्हें अचानक ध्यान आया कि अब तुम्हारी पहचान क्या है। जो इंसान अब अमीर बन चुका है वह 20-30 रुपए के लिए बहस कर रहा है। ये तो साख खराब करने वाली बात है। तुमने तुरंत फोन से पेमेंट किया, पाइप लिया और अपने कमरे पर आ गए। ये पाइप ही कल बाबा बनने के लिए तुम्हारे बोर्ड का डंडा बनने वाला था। यही नहीं, तुम एक स्टेशनरी की दुकान पर गए और पूरे 320 रुपए खर्च करके एक सुंदर हल्के ब्लू डिजाइन वाला लिखने का कपड़ा खरीदा। साथ ही पेन, इंक और पेपर भी ले लिया। घर आकर तुमने उस कपड़े को हॉल के फर्श पर धीरे से फैलाया। वह साफ कपड़ा देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। उम्मीद है कि मेरी माओबीजी लिखने की कला खराब नहीं हुई होगी। तुम बचपन में फिल्मों के बहुत शौकीन थे और इन सब कलाओं को पसंद करते थे। एक गांव के लड़के के लिए बाकी चीजें तो बहुत दूर की बात थी, पर लिखने का काम तुमने अच्छे से सीखा था। ये कला तुम्हारे दादाजी ने बचपन से सिखाई थी। भले ही ये किसी बहुत बिग आर्टिस्ट जैसा ना हो, पर इसमें एक अलग ही स्टाइल था। इस समय तुमने हाथ में वह पेन पकड़ा, उसे साफ पानी में गीला किया, अच्छे से इंक लगाई, अपनी आंखें बंद की और मन को एकाग्र किया। तुम वहां कोई लिखने का माहौल नहीं बना रहे थे, बल्कि अपने दिमाग में आखिरी बार गुप्त ज्ञान के वारिस वाले रूप को पक्का कर रहे थे। अगले ही पल तुमने अचानक आंखें खोली, हाथ हवा में रोका, पेन की नोक नीचे की और बहुत ही शानदार तरीके से तेजी से चलाकर 4 बिग अक्षर उस कपड़े पर लिख दिए, देवता दिखाएंगे रास्ता। तुम 2 कदम पीछे हटे, अपनी इस कला को ध्यान से देखा। स्याही कपड़े के आर पार जा चुकी थी और अक्षर बहुत ही सुंदर लग रहे थे, खासकर वह पहला अक्षर जिसे जितना देखो उतना अच्छा लग रहा था। वाह, बहुत सालों से पेन नहीं पकड़ा था, पर कला कम होने के बजाय और बढ़ गई। बहुत बढ़िया। तुम्हें अच्छे से पता था कि ये सब समय के कंपास का कमाल था। उसने तुम्हारे शरीर को इतना बेहतर बना दिया था कि लिखने के तरीके में एक जादुई चमक आ गई थी। तुमने बहुत ही आराम से उस कपड़े को सूखने के लिए बालकनी में टांग दिया, फिर अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। बोर्ड हो गया, डंडा हो गया, पर इस काम के क्लोथ्स कहाँ हैं? अभी समय काफी बचा था, इसलिए तुमने तुरंत एक ट्रेडिशनल क्लोथ्स वाली दुकान पर जाने का फैसला किया। वहां काफी मशक्कत के बाद तुमने पूरे 6,800 रुपए खर्च किए और 2 सेट हल्के ब्लू कलर के ढीले ढाले ट्रेडिशनल कुर्ते पायजामे ले लिए। दुकान वाले ने साथ में एक व्हाइट बांस का पंखा भी गिफ्ट में दे दिया। इसके बाद तुम बिना रुके सीधे पुरानी चीजों के मार्केट गए और वहां से भविष्य बताने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक काला कछुए का कवच और 6 बहुत पुराने सिक्के खरीद लिए। आखिरकार सब सेट हो गया। कल सुबह दुकान लगानी है। जब रात बहुत ज्यादा हो गई तब तुम बहुत सारे बिग थैले लेकर अपने कमरे पर वापस आए। लाइट के उजाले में तुमने उस ब्लू कुर्ते को ध्यान से देखा। बहुत ही शानदार सिल्क का था
और छूने में बहुत सॉफ्ट लग रहा था। यह लाइट ब्लू कलर देखने में एकदम शांत और दुनिया से अलग लग रहा था। फिर तुमने वह काला कछुए का कवच और 6 सिक्के निकाले। ये कवच सच में पुराने समय से भविष्य देखने का एक साधन था। इसके किनारों पर बने 24 हिस्से साल के 24 मौसमों को दिखाते थे और इसके बीचों बीच बने 3 अनोखे उभारों का तो अलग ही महत्व था। कछुए के बीच के वे 3 उभार सीधे आकाश, धरती और इंसान को दिखाते थे। आसपास के 10 हिस्से 10 खास तत्वों को और नीचे के 12 हिस्से 12 समय चक्रों को बताते थे। पर तुमने यह कछुए का कवच और सिक्के सिर्फ इसलिए लिए थे ताकि लोगों को देखने में असली लगे और उनका भरोसा बढ़े। तुम्हारा भविष्य बताने का असली सीक्रेट तो समय का कंपास ही था। अगले दिन सुबह तुम आराम से सोकर उठे। कल रात मोंग यू ने तुम्हें सच में बहुत परेशान कर दिया था। 1 घंटे से ज्यादा वीडियो कॉल पर बात हुई और मैसेज पर 2 घंटे चैट हुई। तुम्हारा मन किया कि उसे एक बार सुना दो, पर जैसे ही तुम्हें उसकी दुख भरी पुरानी लाइफ याद आई, तुम्हारी कही जाने वाली बात मुंह में ही रह गई। उफ, सच में बहुत खराब किस्मत थी उसकी। तुम मजे से उठे, आईने के सामने बहुत देर तक खुद को सेट किया और आखिरकार कल वाले नए क्लोथ्स पहन ली। तेरी तो कितना हैंडसम लग रहा हूँ। तुमने आईने के सामने खुद की तारीफ की। इस होली के साथ तुम्हारा ये चमकता हुआ हैंडसम चेहरा ऐसा लग रहा था कि जब तक तुम मुंह ना खोलो तब तक तुम दुनिया से अलग कोई बहुत पहुंचे हुए ज्ञानी बाबा ही लगोगे। तुमने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू किया। कछुए का कवच, सिक्के, पंखा और वह बोर्ड का कपड़ा, सब कुछ अपने जादुई स्पेस में रख लिया। रहा वह स्टील का पाइप, तो वह बहुत लंबा था, इसीलिए उसे हाथ में ही पकड़ना पड़ा। तुम मेट्रो में बैठे और सीधे चैनलोंग पीक वाले पिकनिक स्पॉट की तरफ चल दिए। यह इस शहर का सबसे फेमस और बहुत बिग घूमने का स्थान था। माउंटेन के नीचे बने टूरिस्ट सेंटर पर लोगों की बहुत बिग भीड़ थी और बहुत शोर हो रहा था। तुम भी भीड़ के साथ सीढ़ियों से ऊपर गए और मेनीरिया के चौक में पहुंच गए। ये चौक 2 हिस्सों में था। नीचे वाले हिस्से पर कोई टैक्स नहीं लगता था, इसीलिए वहां बहुत शोर था और छोटे मोट बेचने वाले घूम रहे थे। तुम्हें वह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए तुम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले चौक में आ गए। इस हिस्से का माहौल सच में बहुत बेहतर था। यहाँ सब तरफ एक जैसे छोटे टेंट लगे हुए थे जो बहुत सलीके से दिख रहे थे। यहाँ तक कि दोनों तरफ की दुकानें भी बहुत बिग गोल्ड और गिफ्ट शॉप्स में बदल चुकी थी। सबसे जरूरी बात यह थी कि यहाँ पहले से ही भविष्य बताने की कई दुकानें थी। तुम्हारी नजरें तुरंत वहां गईं। देखा कि लेफ्ट साइड की 2 दुकानें काफी बिग थीं, जिन पर सटीक भविष्य और पक्का हिसाब के बोर्ड लगे थे। शीशे के गेट के पीछे ट्रेडिशनल कपड़े पहने लोग आने वालों से बहुत शान से बातें कर रहे थे। काम बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम प्रोफेशनल टीम लग रही थी। अरे वाह, यहाँ तो पहले से इतने सारे लोग हैं, मुकाबला बहुत कड़ा है। पर तुम्हारे मन में कोई डर नहीं आया, बल्कि तुम्हें और मजा आने लगा। तुम उस स्टील के पाइप को लेकर चौक के किनारे घूमने लगे और जल्दी ही तुमने एक जगह पसंद कर ली। इस जगह के राइट साइड में फूलों की क्यारी थी और लेफ्ट साइड में पुरानी किताबों की एक दुकान थी, जिसका मालिक 30 साल के आसपास का एक सीधा साधा आदमी लग रहा था। बस यही जगह सही है। तुम तुरंत वहां के ऑफिस में गए और जब तुमने पूछताछ की तो पता चला कि इस 3 मीटर की छोटी जगह का एक दिन का किराया पूरे 150 रुपए था, यानी महीने का 4500 रुपए। ये कीमत तो कुछ पक्की दुकानों के किराए से भी ज्यादा थी, पर तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा था। तुमने बिना कुछ सोचे सीधे 1 महीने का पैसा दे दिया और साथ में 2000 रुपए सिक्योरिटी भी जमा करा दी। इसके तुरंत बाद तुम्हें एक नई मेज, एक आरामदायक बिग कुर्सी और एक नॉर्मल स्टूल मिल गया। तुमने जैसे ही इन सब चीजों को अच्छे से सेट किया, अगले ही पल तुमने अपने कुर्ते से जादू की तरह वह कपड़ा निकाला और उसे 2 मीटर ऊंचे पाइप पर बांध दिया। उस कपड़े पर लिखे वे 4 बिग अक्षर एक झंडे की तरह चमकने लगे और उस पूरे एरिया में सबसे ज्यादा दिखने वाली चीज बन गए। यहाँ तक कि पास की बड़ी दुकानों के बोर्ड भी उसके सामने फीके लग रहे थे। तभी पास की किताबों की दुकान वाले मालिक विकास ने अपनी किताब रखी और अचरज से पूछा, छोटे भाई, ये तुम्हारा हुलिया और ये बोर्ड देखकर लगता है कि तुम यहाँ लोगों का भविष्य देखने और चेहरा पढ़ने का काम करने वाले हो। तुम जोर से हंसे। बस खानदानी काम है भाई, पेट पालने के लिए कर रहा हूँ। यह कहते हुए तुमने कल रात को बनाया हुआ रेट कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। विकास ने बस थोड़ा सा सिर आगे बढ़ाकर उसे देखा और वह वहीं हैरान होकर जम गया। तेरी तो भाई, एक बार का 10,000 रुपए, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? उसकी इस तेज आवाज ने आसपास घूम रहे टूरिस्ट्स का ध्यान तुरंत खींच लिया। जब उन सब ने तुम्हारी मेज पर रखी उस लकड़ी की पट्टी को देखा तो सबके चेहरे के भाव देखने लायक थे। उस लकड़ी पर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा था, पर जो लिखा था वह होश उड़ाने वाला था। गुप्त ज्ञान की 19वीं पीढ़ी का वारिस समीर, एक बार का 10,000 रुपए से शुरू, सिर्फ कैश का सौदा। 10,000 से शुरू। पास में अपने पोते को लिए खड़ी एक बूढ़ी अम्मा तो तुरंत भड़क गई। इतनी कम उम्र में यहाँ सीधे डकैती डाल रहे हो क्या? सही बात है। पास की उस सटीक भविष्य वाली दुकान में सबसे महंगा काम भी 1,000 रुपए से कम का है। ये लड़का पैसों के लिए पागल हो गया है क्या? तभी एक चाची वहां रुकी, तुम्हारी दुकान को देखा, सिर हिलाया
और हंसते हुए तंज कसा। देखने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और लोगों की फुसफुसाहट तेज हो गई थी। एक बार का 10,000 रुपए, यह बात उनकी सोच से बिल्कुल बाहर थी। इसे तो बहुत बिगलूट ही कहा जाएगा। पर तुम्हारे पास खड़ा विकास बहुत परेशान हो गया। वह तुम्हारे पास आया और धीमी आवाज में बोला, समीर भाई, तुमने ये रेट कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? 10,000 रुपए, ऐसे में भला कौन तुम्हारे पास आएगा? ये कहते हुए उसने आसपास की दुकानों की तरफ इशारा किया, जिसका मतलब साफ था, तुम एक रास्ते पर दुकान लगाने वाले होकर इन बड़ी दुकानों से 100 गुना ज्यादा दाम मांग रहे हो। ये तो खुद का काम बंद करने वाली बात है। तभी तुम्हारी लेफ्ट साइड की सटीक भविष्य दुकान के बाबा और पक्का हिसाब दुकान के बाबा भी यह सब शोर सुनकर बाहर आ गए। दोनों का सामना हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुंह बनाया, क्योंकि एक ही काम वाले आपस में दुश्मन होते हैं। पर जब वे भीड़ को पार करके आए और उन्होंने तुम्हारा वह रेट कार्ड देखा तो पहले तो वे हैरान हुए, फिर उनके चेहरों पर बहुत बिग मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। उनकी समझ में भविष्य बताना बस सामने वाले का चेहरा देखना, मीठी बातें करना और थोड़े बहुत पैसे लेकर उसे खुश करना था। किसे पता था कि तुम जैसा एक अनजाना युवा सीधे 10,000 रुपए मांग बैठेगा। सच में पैसों की बहुत भूख है इसे। उस पहले बाबा ने अपनी कोहनी से दूसरे बाबा को इशारा किया। अरे, हमारी इन दुकानों के गेट पर इतना बिग ज्ञानी आया है, तुम्हारा क्या सोचना है? दूसरा बाबा बहुत ही खराब मुंह बनाकर बोला, लोगों को खींचने वाला नासमझ लड़का है। उसने अगर सच में काम शुरू कर दिया तो न जाने क्या मुसीबत खड़ी करेगा। सच में मजाक है। पर आसपास के लोगों के इस शोर और शक के बाद भी तुम बहुत आराम से अपनी बिग कुर्सी पर बैठे रहे। चेहरा एकदम शांत था। तुमने अपनी मेज पर रखा बांस का पंखा भी उठा लिया, उसे धीरे धीरे हिलाने लगे, अपनी शांत नजरों से सब लोगों को देखा और आखिर में तुम्हारी नजर विकास पर टिकी। विकास भाई, कुछ गलत नहीं लिखा, एक बार का पूरे 10,000 रुपए ही है। तुम्हारी आवाज धीमी थी पर एकदम साफ सुनाई दे रही थी। मैं गुप्त ज्ञान का वारिस हूँ। मैं आने वाले समय की एक लकीर को देखता हूँ, जीवन और मौत की मुसीबत को सुलझाता हूँ और किस्मत के चक्र को बदलता हूँ। यह सब बहुत बिग बातें हैं जो इंसानों के सुख दुख और भविष्य, यहाँ तक कि उनकी जान से जुड़ी है। भला इन नकली बाबाओं के खेल से इसकी क्या तुलना? तुम एक सेकंड रुके, फिर आगे बोले, और सुनो, ये 10,000 रुपए तो बस शुरुआत है। जिसके नसीब में होगा उसके लिए बहुत सारे लाख भी कम है। जिसके नसीब में नहीं होगा वह एक पैसा भी ज्यादा समझेगा। रही बात इसकी कि कोई आएगा या नहीं, तो मुझे खुद कोई जल्दी नहीं है। तुम क्यों इतने परेशान हो? और यह बातें वहां खड़े हर एक इंसान के कान में एकदम साफ पहुंची। तुम्हारी इन बातों में इतना दम था कि सुनने वाली भीड़ एक पल के लिए एकदम सन्न रह गई। वे मन ही मन सोचने लगे तो उन्हें लगा कि बात में कुछ तो दम है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या गलत है। सबसे जरूरी बात यह थी कि जब तुम ये बोल रहे थे तो बहुत शांत थे। चेहरे पर रत्ती भर भी घबराहट नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो तुम कह रहे हो, भरोसा करना है तो करो वरना मत करो, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। अरे, मुझे क्यों लग रहा है कि ये लड़का कुछ सही बात बोल रहा है। तुम उसकी बातों में मत आओ। क्या वह सही बता पाएगा? अभी उम्र ही क्या है उसकी, और चला है भविष्य बताने। तो फिर कोई ऊपर जाकर देखता क्यों नहीं? क्या तुम पैसे दोगे? जब लोग आपस में बहुत बातें कर रहे थे और यहाँ तक कि कुछ लोग आकर तुम्हारा झूठ पकड़ना चाहते थे, तभी चौक के रास्ते पर अचानक हलचल मच गई। देखा कि गहरे रंग के सूट पहने कुछ बॉडीगार्ड्स एक अधेड़ उम्र के आदमी को बचाते हुए ला रहे थे। उनके चलने का तरीका बहुत फुर्तीला था, चेहरे का भाव गंभीर था, जो आसपास के आम टूरिस्ट से बिल्कुल अलग दिख रहा था। और उनके बीच में चल रहा वह आदमी भले ही दिखने में बहुत सभ्य था, पर उसके माथे पर गहरी लकीरें थीं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह बहुत चिंताओं में डूबा है। किसे पता था यह इंसान कोई और नहीं बल्कि चिन्नलिन ग्रुप का मालिक समीर चिन्नलिन था, जो पूरे शहर का सबसे बिग अमीर था, जिसके पास बहुत सारे 100 करोड़ थे। पर उसकी लाइफ में एक बहुत बिग परेशानी थी। उसके परिवार में कई पीढ़ियों से बस एक ही संतान होती आई थी, और उसमें भी एक अजीब सी खानदानी बीमारी थी। 20 साल से ज्यादा समय से उसके घर में जो भी बच्चे हुए वे सब दिमागी रूप से कमजोर थे। पूरी दुनिया के बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी कोई उपाय नहीं मिला। हर महीने इस माउंटेन पहाड़ पर आकर पूजा पाठ करना भी बस मन की शांति के लिए था। जैसे ही वह बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकलने वाला था, तभी अचानक उसकी नजर तुम्हारे उस ऊंचे लगे देवता दिखाएंगे रास्ता वाले बोर्ड पर गई, और वह अचानक रुक गया। उसने तुरंत अपने पास खड़े बॉडीगार्ड से धीमी आवाज में कहा, अमित, जाकर देखो वहां क्या बात है। अमित नाम का वह बॉडीगार्ड हाँ बोलकर तुरंत भीड़ की तरफ गया। लोगों से कुछ बातें पूछने के बाद वह बहुत तेजी से वापस आया, और फिर उसने बहुत ही धीमी आवाज में समीर चिन्नलिन को बताया, समीर सर, एक भविष्य बताने वाला युवा लड़का है, देखने में बस 20 साल के आसपास का लग रहा है। अमित की आवाज धीमी थी, पर एक एक शब्द समीर चिन्नलिन को साफ सुनाई दे रहा था। बातें बहुत बिग कर रहा है, खुद को गुप्त ज्ञान का वारिस बता रहा है।
सबसे अजीब बात तो उसका रेट है, एक बार का 10,000 रुपए से शुरू है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि वह पैसों के लिए पागल हो गया है। समीर चिनलिन के चेहरे पर एक अचरज का भाव आया। 10,000 रुपए से शुरू होने वाली इस फीस ने उस इंसान के मन में, जो अब इन सब बातों पर भरोसा करना छोड़ चुका था, थोड़ी सी उत्सुकता जगा दी। उसने शांति से कहा, बातें तो बहुत बिग हैं उसकी, चलो चलकर देखते हैं। यह कहते ही वह सच में अपनी दिशा बदलकर सीधे तुम्हारी दुकान की तरफ आने लगा। उसके बॉडीगार्ड्स भी तुरंत उसके पीछे चल दिए। भीड़ ने जब यह नजारा देखा तो अपने आप एक रास्ता छोड़ दिया। ठीक उसी समय भीड़ में से किसी ने उसे पहचान लिया। यह तो समीर चिनलिन है, चिनलिन ग्रुप के समीर सर। ओ मेरे भाई, शहर का सबसे बिग अमीर भी यह नजारा देखने आया है। पर समीर चिनलिन ने आसपास के लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह सीधे तुम्हारी मेज के सामने आकर रुक गया। उसकी नजरों ने पहले उस 10,000 से शुरू वाले रेट कार्ड को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर की और तुम्हारे चेहरे पर टिका दी। जब दोनों की नजरें आपस में मिली तो उसके मन में अजीब सी हलचल और तेज होने लगी। पर तुम बहुत ही आराम से अपना पंखा बंद किया। चेहरे पर न कोई डर था न कोई चापलूसी, बस अपने पंखे से सामने वाले स्टूल की तरफ इशारा किया। बैठिए। बस इन दो शब्दों ने पूरी भीड़ के होश उड़ा दिए। इसके बाद सबकी हैरान आंखों के सामने उस शहर का सबसे बिग अमीर सच में तुम्हारे उस स्टूल पर बैठ गया। ओह मेरे भाई, सबसे बिग अमीर सच में भविष्य पूछने बैठा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सब तरफ से हैरान होने की आवाजें आने लगी और पास में खड़े उन दोनों बाबाओं के तो जैसे होश ही उड़ गए। उनके मन में बहुत जलन होने लगी। ऐसा बिग इंसान जिसे वे पूरी लाइफ बस टीवी पर ही देख सकते थे, इस समय एक छोटे से लड़के से अपना भविष्य पूछने बैठा था। समीर चिनलिन उस स्टूल पर बैठकर तुम्हें देखने लगा। कुछ देर तक उसने भी कोई बात नहीं की। उसने 20 साल से ज्यादा समय तक व्यापार की दुनिया देखी थी, बहुत से लोगों को परखा था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, पर जब उसने तुम्हें देखा तो तुम्हारी आंखों में रति भर भी डर नहीं था, बल्कि एक अलग ही शान थी। समीर चिनलिन ने कुछ देर देखने के बाद जब पाया कि तुम खुद उससे कुछ नहीं पूछ रहे हो, तो उसने भी कोई चालाकी नहीं की और सीधे मुंह खोला, मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है? जैसे ही उसने बात शुरू की, तुमने आखिरकार एक सामान्य मुस्कान दी। मुझे बस समीर कह सकते हैं। समीर चिनलिन ने अपनी हंसी को रोका। सामने खड़ा यह लड़का बस 20 साल का था, पर बातें एकदम बुजुर्गों जैसी कर रहा था। वह भी देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर क्या हुनर है। समीर जी, मैं आज यहाँ से निकल रहा था, मन में उत्सुकता हुई तो एक बात पूछने की हिम्मत कर रहा हूँ। उसने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और बात को घुमाया। क्या आप ये देख सकते हैं कि मैं आज यहाँ किस लिए आया हूँ और मेरी परेशानी क्या है? यह सवाल देखने में भले ही आसान था, पर असल में बहुत मुश्किल था। भविष्य बताने वालों के लिए ये सबसे कठिन तरीका होता है, जहाँ सामने वाला कोई जानकारी नहीं देता और तुम्हें खुद सब बताना होता है। अगर गलत हुआ तो नाम तुरंत खराब हो जाता है। पर तुम बस हल्का सा मुस्कुराए। समीर जी, पहले मैं एक बार सिक्कों का खेल देख लूं, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सही रहेगा? जैसी आपकी इच्छा। इसके तुरंत बाद तुमने उस बांस के पंखे को मेज पर रखा, अपना राइट हाथ कुर्ते की लेफ्ट साइड वाली ढीली आस्तीन में डाला। अगले ही पल तुमने वहां से एक एक करके वह काला कछुए का कवच, 6 सिक्के, पेन, इंक और पेपर निकाल लिए। तुम्हारे इस एक हाथ की सफाई ने बहुत सी चीजें देख चुके समीर चिनलिन के भी होश उड़ा दिए। उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन जादू के खेल देखे थे, पर इतनी पास से कोई इतनी सारी चीजें निकाल ले, ऐसा उसने कभी नहीं देखा था। पर आसपास खड़े लोग इस हुनर को समझ नहीं पाए। उन्हें बस यही लगा कि तुम्हारे कुर्ते की आस्तीन बहुत बिग है। तुमने उसे देखकर एक मुस्कान दी, फिर उन 6 सिक्कों को कछुए के कवच में डाला और बहुत ही आराम से उसे हिलाने लगे। पर तुम्हारा यह तरीका, जिसमें न तुमने जन्म का समय पूछा, न हाथ की लकीरें देखी, न चेहरा परखा और बिना कुछ पूछे सीधे काम शुरू कर दिया, यह देखकर सब लोग आपस में बहुत बातें करने लगे। क्या इस लड़के को सच में कुछ आता भी है? भला ऐसे भी कभी भविष्य देखा जाता है? आसपास के लोगों का शोर और बढ़ने लगा। बिना कुछ पूछे ही हिला रहा है, मुझे तो ये बस नाटक लग रहा है। समीर सर के सवाल का जवाब नहीं सूझा, इसलिए समय खराब कर रहा है। यहाँ तक कि वे दोनों बाबा भी पूरी तरह सोच में पड़ गए। बिना किसी जानकारी के सीधे काम शुरू कर देना, ऐसा उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं सुना था। पर तुम्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारा ध्यान तो पूरी तरह से समय के कंपास के अंदर जा चुका था। तुम समीर चिनलिन के बीते हुए समय की लकीर को घुमाकर देखने लगे। तुमने देखा कि कैसे उसका व्यापार का एक बहुत बिग साम्राज्य खड़ा हुआ था। वाह भाई, इसका बिजनेस तो एकदम जादू की तरह चला है। 10 मिनट से भी कम समय में तुमने उसकी आधी लाइफ को देख लिया था और तुम ये भी अच्छे से जान चुके थे कि वह आज यहाँ किस खास वजह से आया है। पर तुम उसके यहाँ आने की असली वजह को भी अच्छे से जान चुके थे। लेकिन बाहर खड़े लोगों के लिए ये 10 मिनट का समय बहुत लंबा लग रहा था। देखते ही देखते समीर चिनलिन भी अपनी जगह पर बैठे बैठे परेशान होने लगा। उसका सब्र पूरी तरह खत्म हो रहा था। ठीक उसी पल
जब वह उठकर वहां से जाने के लिए तैयार हुआ, तभी कवच के हिलने की आवाज बंद हो गई। तुमने बहुत ही आराम से अपनी दोनों आंखें खोली, कछुए के कवच में से उन 6 सिक्कों को बाहर निकाला, पर तुम्हारी नजरें सीधे उस पर टिक गईं। समीर जी, जब पूरे 27 साल तक इंतजार कर लिया, तो भला इन सिर्फ 10 मिनट के लिए इतना भी सब्र नहीं हो रहा? तुम्हारी इस हल्की सी कही बात ने वहां जैसे एक बहुत बिग धमाका कर दिया। जो समीर चिनलिन अभी उठने ही वाला था, वह एक सेकंड में वहीं एकदम सन्न रह गया। 27 साल, उसे एक एक बात बहुत अच्छे से याद थी। जब वह 22 साल का था, तब उसकी संपत्ति पूरे 10 लाख से ज्यादा हुई थी, और उसी साल उसे अपने शरीर की इस बीमारी के बारे में पता चला था। इस बात को उसने बहुत ही छिपा कर रखा था। उसके अलावा इस खास साल के बारे में कोई दूसरा इंसान जान ही नहीं सकता था। पर आज तुमने एक ही बार में उसका यह सच सबके सामने रख दिया था। समीर चिनलिन के गले से थूक नीचे गया। एक बहुत बिग बिजनेसमैन वाली उसकी वो शांति अब बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसके होंठ कांपने लगे। गुरुजी, क्या मेरे लिए अभी भी कोई आस बची है? पर तुम बस धीरे धीरे अपना सिर नामे हिलाने लगे। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इन 2 शब्दों ने समीर चिनलिन के चेहरे का सारा रंग ही उड़ा दिया। वह पूरी तरह से टूट गया। गुरुजी, ऐसा क्यों? आप क्यों कुछ नहीं कह सकते? तभी तुमने अपनी पलकें ऊपर की, एक लंबी सांस ली और बहुत ही आराम से 4 शब्द मुंह से निकाले। तुमने फीस नहीं दी। इस बात ने तो समीर चिनलिन की कमर ही तोड़ दी। वह पहले तो हैरान हुआ, फिर उसके उस बिना रंग वाले चेहरे पर अचानक बहुत बिग लाली आ गई। वह मन ही मन इतना ज्यादा चौंक गया था कि भविष्य पूछने की जो सबसे जरूरी फीस होती है, वही देना भूल गया था। ये तो सच में बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई थी। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, ये मुझसे बहुत बिग भूल हो गई। समीर चिनलिन तुरंत अपनी जगह से उठा और तुम्हारे सामने बहुत झुककर प्रणाम किया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर अपने बॉडीगार्ड पर जोर से आवाज लगाई, अमित, जल्दी करो, पैसे निकालो। अगले ही पल बॉडीगार्ड अमित ने सीधे अपने बैग से नोटों की 2 गड्डियां निकाली, जिन पर लगी सील भी नहीं खुली थी। पूरे 20,000 रुपए। उसने वे पैसे अपने मालिक के हाथ में दिए, जो समीर चिनलिन अभी तक बहुत ऊंचे रूप में दिख रहा था। इस समय वह खुद अपने दोनों हाथों में उन 20,000 रुपयों को लेकर बहुत ही तमीज से तुम्हारी मेज पर रखने लगा। समीर जी, यह एक छोटी सी भेंट है, आप इसे जरूर रख लीजिए। अभी मेरे मन का संतुलन खो गया था। जो भूल हुई उसके लिए मुझे बड़े दिल से माफ कीजिएगा। उसका बात करने का तरीका बहुत ही नीचा हो चुका था, यहाँ तक कि उसकी आवाज में एक गुहार थी, क्योंकि वह अपनी लाइफ की इस आखिरी आस को खोना नहीं चाहता था। तुमने नोटों की उन 2 गड्डियों को देखा, बस अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। ये 20,000 रुपए तो सिर्फ तुम्हारे उस सवाल की फीस है जो तुमने मुझसे अभी पूछा था। इसके बाद मैं जो भी जवाब दूंगा उसकी फीस अलग से लगेगी, समझ गए ना? समीर चिनलिन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा कि वह समझ गया है। पर यह नजारा देखकर आसपास तमाशा देख रहे लोगों की आंखें तो एकदम लाल हो गईं। तेरी तो भाई, 20,000 रुपए, बस एक बात बोलने के इतने सारे पैसे, ये कमाई तो बहुत ही आसान है भाई। बहुत सारी आंखें मेज पर रखे उन नोटों को बिना पलक झपकाए देख रही थी। वे सब बहुत ही जलन और चाहत के साथ तुम्हारी तरफ देख रहे थे, जो वहां बहुत ही शांत बैठे थे। भीड़ में खड़ा पानी ढोने वाला एक आदमी तो पूरी तरह हैरान रह गया। वह पूरे दिन में 4 बार पानी ढोता है, इतनी मेहनत के बाद बस 500 रुपए कमा पाता है, और तुमने बस एक बात कहकर उसकी पूरी लाइफ की कमाई एक पल में हासिल कर ली थी। पास खड़े उन दोनों बाबाओं की आंखें तो एकदम फटी की फटी रह गईं। उनके मुंह से लार टपकने ही वाली थी। वे पूरे महीने में जितना कमाते थे, वह तुम्हारी इस एक बात की कमाई के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं था। इस बहुत बिग अंतर ने उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई, और तुम्हारी लेफ्ट साइड में खड़ा विकास तो पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई बस एक बात कहकर पूरे 20,000 रुपए कमा ले। ठीक इसी समय बिजनेस की दुनिया का वह बहुत बिग खिलाड़ी समीर चिनलिन इस समय एक नासमझ बच्चे की तरह दिख रहा था। जब उसने देखा कि तुमने अपनी हलचल बंद कर दी है, तो वह बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने हाथ आपस में रगड़ने लगा। समीर जी, क्या बात बनी? तुमने अपनी पलकें उठाई, एक शांत नजर उस पर डाली। हाँ, कुछ रास्ता दिखा है। इसके बाद तुमने बात को थोड़ा घुमाया। वैसे मुझे तुम्हारा पहले वाला वो अकड़ू रूप ज्यादा पसंद आ रहा था। तुम जरा वैसे ही बन जाओ। सामने खड़े समीर चिनलिन ने अपने सोने के चश्मे को थोड़ा सेट किया, अपनी एक्साइटमेंट को छुपाया, और फिर से एक बिग बिजनेसमैन जैसी शांति चेहरे पर ले आया। अरे, मुझसे भूल हो गई समीर जी, अब आप कृपा करके साफ साफ बताइए। उसका यह रूप देखकर तुमने फिर से मेज पर रखे उन 6 सिक्कों को घुमाना शुरू किया। सिक्कों की इस लकीर से पता चलता है कि अगर मैं न भी होता, तो आज से 13 साल बाद तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिल जाती जिसकी बीमारी तुम्हारे शरीर के अनुकूल होती। तुम्हारी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तुमने अचानक बात को बदला। पर अफसोस, उस समय तुम्हारी उम्र पूरे 62 साल हो चुकी होगी। शरीर बहुत कमजोर हो चुका होगा। बहुत कोशिशों के बाद भी तुम्हारे घर कोई संतान नहीं होगी, और आखिर में तुम इसी दुख के साथ इस दुनिया से चले जाओगे। समीर चिनलिन यह सुनते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। पर वह जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तुमने अपना हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। एक और बात है, उस स्त्री में भी एक बहुत बिग कमी होगी। तुम्हारी इस बात ने जैसे एक बाल्टी बर्फीला पानी उसके ऊपर डाल दिया हो,
समीर चिनलिन की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई और बस एक बहुत ही ठंडी सी घबराहट बच गई। कमी? कैसी कमी? उसकी आवाज फिर से बहुत भारी हो गई। क्या सच में भगवान उसके इस चिनलिन परिवार का नाम हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है? तुमने मेज पर अपनी उंगली से इशारा किया कि वह शांत रहे। यह कमी तुम्हें संतान मिलने के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, पर अगर जानना चाहते हो कि वह कमी क्या है तो पूरे 50 लाख रुपए लगेंगे। ठीक है गुरुजी। समीर चिनलिन तो बहुत सारे 100 करोड़ का मालिक था। 50 लाख रुपए तो क्या, अगर 50 करोड़ रुपए भी होते तो भी वह सच जानने के लिए तैयार था। उसने तुरंत हाँ कहा और मुड़कर अपने दूसरे बॉडीगार्ड पर चिल्लाया, आनंद जल्दी जाओ, बैंक से कैश लेकर आओ। अगर लिमिट की दिक्कत हो तो अलग अलग बैंकों से निकालो। बॉडीगार्ड आनंद तुरंत भीड़ को हटाकर जाने ही वाला था, पर तभी तुमने आवाज दी, रुको। तुमने उसे वहीं रोक लिया। तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी लाचारी थी। समीर जी, इतनी आफत पालने की कोई जरूरत नहीं है। जब सारी बातें साफ हो जाएंगी तब एक साथ ही पूरा हिसाब कर लेना। यह बात सुनकर समीर चिनलिन के मन में तुम्हारे लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। उसने तुरंत आनंद को वापस आने का इशारा किया। आपकी बहुत कृपा है समीर जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब कृपा करके बताइए कि उस स्त्री में क्या कमी है। पर आसपास खड़ी भीड़ जब इस 50,000 रुपए के नंबर को सुन रही थी तो वे पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। अभी अभी 20,000 रुपए हाथ में आए थे और तुरंत ही फिर से 50,000 रुपए की बात हो गई और समीर चिनलिन ने बिना एक बार भी पलक झपकाए हाँ कह दिया। ओ मेरे भाई, आज तो सच में बहुत ही अनोखा नजारा देखने को मिल गया है। पर अफसोस इस बात का था कि तुमने यह बात बोलते समय अपनी आवाज बहुत धीमी रखी थी, इसलिए उन लोगों को बस 50,000 रुपए का नंबर सुनाई दिया, पर उसके पीछे की असली वजह वे नहीं जान पाए। इस समय पास खड़े वे दोनों बाबा तो जलन के मारे पूरी तरह पागल होने की हालत में थे। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। अब तो उनमें जलन करने की ताकत भी नहीं बची थी। उनके मन में बस एक ही बात आ रही थी कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग चलें। यह जगह अब उनके रुकने लायक नहीं थी। जब तुमने देखा कि समीर चिनलिन बहुत ही तमीज से बात सुन रहा है तो तुमने भी बात को और नहीं घुमाया। वह स्त्री इस समय पूरे 23 साल की है, दिखने में बहुत ही सुंदर है, पर उसका दिमाग बहुत शातिर है। वह कोई अच्छी इंसान नहीं है। इसके बाद तुमने उसकी लाइफ का वो सच खोला जो बदलने वाला था। अगर तुम्हारी लाइफ वैसे ही चलती जैसी पहले होने वाली थी तो जब तुम 36 साल के होते तब वह तुम्हें मिलती। उस समय वह अपनी मीठी बातों से तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर लेती और बाद में जब उसे पता चलता कि वह मां नहीं बन सकती और बिजनेस का मालिक नहीं बन पाएगी तो वह इंटरनेट और कानून का सहारा लेकर तुम्हारी संपत्ति का एक बहुत बिग हिस्सा तुमसे छीन लेती। तुमने सीधे उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द साफ कहा, अगर आज के समय के हिसाब से कहें तो वह सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाली एक मतलबी स्त्री है। समझ गए ना, पैसों के पीछे भागने वाली मतलबी स्त्री। समीर चिनलिन का चेहरा एकदम बदल गया, उसका गला सूखने लगा। गुरुजी, क्या आपको पूरा भरोसा है? वह सोच भी नहीं पा रहा था कि उसकी होने वाली संतान की माँ इतनी खराब इंसान होगी। उसका ऐसा उदास मुंह देखकर तुम हल्का सा मुस्कुराए। अब तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पहले से ही पता चल गया है कि वह कैसी इंसान है तो क्या तुम फिर से वही गलती दोहराओगे? तुम्हारी इस एक बात ने समीर चिनलिन के दिमाग के सारे ताले खोल दिए। हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात थी। उसने पूरे 13 साल पहले ही उसके असली स्वभाव के बारे में जान लिया था। यहाँ तक कि वह आगे क्या चाल चलने वाली है यह भी उसे पता चल चुका था। यह तो बिल्कुल ऐसा था जैसे उसे कोई जादुई शक्ति मिल गई हो। अगर इसके बाद भी वह किसी मतलबी स्त्री के जाल में फंस जाता तो इतने सालों तक बिजनेस की दुनिया में काम करना पूरी तरह बेकार था। यह सोचते ही वह बहुत राहत महसूस करने लगा। यह सोचते ही चिनलिन का मन एकदम पक्का हो गया और उसने मन ही मन सिर हिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपके बताने के लिए, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय वह स्त्री कहाँ है और मैं उसे कैसे खोजूं? तुम्हारी जीभ पर एक मुस्कान आई और तुमने बहुत ही शांत रहकर अपना दाम बताया। इस सवाल के पूरे 50 लाख रुपए लगेंगे। जी मैं समझ गया। चिनलिन ने जवाब देने में एक सेकंड की भी देरी नहीं की, इसलिए तुमने भी थोड़ा नाटक करते हुए मेज पर रखे सिक्कों को घुमाया। कुछ पल के बाद तुमने पेन उठाया और सफेद पेपर पर कुछ शब्द लिख दिए। रूपा वर्मा, 23 साल, रहने वाली, विकास नगर, तहसील कॉलोनी, रामपुर। लिखने के बाद तुमने वह पेपर समीर चिनलिन के सामने बढ़ा दिया। उसने उस पर लिखे नाम और पते को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लिया, फिर बहुत ही गंभीर होकर अपना सिर ऊपर किया। समीर जी, अगर सच में इस नाम का कोई इंसान मिला और उसने मेरी इस परेशानी को खत्म कर दिया तो मैं आगे चलकर आपको एक बहुत बिग इनाम दूंगा। तुमने अपना सामान समेटा, हाथ में पंखा लिया और चेहरे पर पूरा भरोसा दिखाते हुए बैठे रहे। हाँ, मैं तुम्हारे उस बिग इनाम का इंतजार करूंगा। समीर चिनलिन ने जब तुम्हारा यह रूप देखा तो उसने मन ही मन पक्का फैसला कर लिया कि अगर सच में उसकी परेशानी दूर हो गई तो 50 लाख रुपए तो क्या, अगर 50 करोड़ भी देने पड़े या बिजनेस की आधी संपत्ति भी देनी पड़ी तो भी वह पीछे नहीं हटेगा। बस उसके चिनलिन परिवार का नाम आगे चलता रहे, इसके लिए वह कोई भी कीमत देने को तैयार था। पर उसने ये बात मुंह से नहीं बोली, बस उस पेपर को अच्छे से समेटा
और तुम्हारे सामने बहुत झुककर प्रणाम किया। समीर जी, ये पूरे 55 लाख रुपए की जो फीस है, इतने सारे कैश का लेन देन करने में बहुत रिस्क है, तो क्या मैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकता हूँ? समीर चिनलिन न सिर्फ बहुत तमीज से बात कर रहा था, बल्कि वह तुम्हारा नंबर भी लेना चाहता था। इसके तुरंत बाद उसने अपने कुर्ते के अंदर वाले हिस्से से एक असली सोने का कार्ड निकाला और अपने दोनों हाथों से तुम्हारे सामने बढ़ा दिया। यह मेरा पर्सनल कार्ड है, कृपया इसे रख लीजिए। तुमने वह कार्ड लेकर एक नजर देखी, उस पर उसका पर्सनल नंबर लिखा था। इस कार्ड की मदद से समीर जिनलिन के बिजनेस ग्रुप की सभी जगहों पर हर तरह के वीआईपी हक मिल सकते थे। तुम्हें अपने मन में अच्छे से पता था कि कैश का लेन देन तुम्हारे लिए ज्यादा सही था, क्योंकि समय का सौदा सिर्फ कैश से ही हो सकता था। पर यह 50 लाख से ज्यादा का कैश सच में बहुत ज्यादा था, इसलिए तुम बहुत शांत होकर बोले, ठीक है, फिर ऑनलाइन पेमेंट ही कर दो। इसके तुरंत बाद तुमने पेन उठाया और पेपर पर खटाखट अपना अकाउंट नंबर और फोन नंबर लिखकर उसकी तरफ फेंक दिया। ये मेरा नंबर है, कोई काम ना हो तो फालतू में परेशान मत करना। समीर चिनलिन को तो जैसे कोई बहुत कीमती खजाना मिल गया हो। वह अच्छे से जानता था कि तुम जैसे पहुंचे हुए ज्ञानी का नंबर मिल जाना एक बहुत बिग सरप्राइज था। समीर जी, उस स्त्री को खोजने का काम मैं तुरंत शुरू करवाता हूँ। जैसे ही कोई पक्की खबर मिलेगी, मैं आपको बताने के लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। जब तुमने हल्के से हूं कहकर जवाब दिया, तब वह अपने सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से रवाना हुआ। समीर चिनलिन को दूर जाते देख चौक पर खड़े लोग तब जाकर अपने अचरज से बाहर आए। आधे घंटे में पूरे 57 लाख रुपए कमा लिए। वे दोनों बाबा तो मन ही मन सोच रहे थे कि अभी तुम्हारे पैरों में गिरकर तुम्हारे चेले बन जाएं, पर इस समय तुम उन 20,000 रुपयों के कैश को समेट कर अपनी बिग कुर्सी पर आराम से बैठ गए और अपने दिमाग में एक दूसरा हिसाब देखने लगे। अगले ही पल तुम्हारा दिल जोर से धड़का। तेरी तो इसमें तो पूरे 3 महीने का समय खत्म हो गया। सोचने वाली बात थी कि जो 12 साल का समय मिला था, उसमें से समय के कंपास ने 10 साल तो पहले ही काट लिए थे। तुम्हारे पास बस 2 साल बचे थे और इस एक काम में ही पूरे 3 महीने खत्म हो गए। तुम्हें अचानक एक बात समझ में आई, क्या हर इंसान के हिसाब से समय का वजन अलग अलग होता है? इस समीर चिनलिन के बिजनेस से लाखों लोगों का घर चलता है। उसकी किस्मत को बदलने का मतलब है बहुत बिग असर पड़ना, इसीलिए समय ज्यादा कटना भी नॉर्मल बात है। कुछ ही पल में तुम्हें अपनी इस परेशानी की असली वजह समझ में आ गई। तभी तमाशा देखने वाले लोग बहुत ही जलन के साथ वहां से हटने लगे। बस कुछ खुद को सुंदर समझने वाली लड़कियां अभी भी तुम्हारी दुकान के पास उम्मीद लगाए खड़ी थी। ठीक उसी समय तुम्हारी मेज पर रखे फोन में एक आवाज आई। तुमने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर एक मैसेज आया हुआ था। समीर सर, दुकान के मैनेजर कह रहे हैं कि आपने काम छोड़ दिया है। क्या ये पिछली बार वाली बात की वजह से हुआ है? भेजने वाली नेहा, ये तुम्हारी पुरानी हेयर स्टाइल वाली दुकान की एक हेल्पर लड़की थी। तुमने मैसेज देखा तो तुम्हारे होठों पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। मैसेज भेजने वाली नेहा दुकान में नई आई हेल्पर थी, जिसकी उम्र अभी बस 18 साल थी। दिखने में बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। उसका फिगर भी बहुत अच्छा था, पर वह दिमाग से बहुत ही भोली और ना समझ थी। तुम सच कह सकते हो कि सिर धोने का एक आसान तरीका सिखाने में तुम्हें पूरे 3 हफ्ते का समय लगा था, तब जाकर वह सीख पाई थी। अगर कोई और होता तो तुम उसे बहुत पहले ही भगा चुके होते, पर नेहा के सामने तुम बहुत ही सब्र के साथ पेश आते थे। इसकी कोई और वजह नहीं थी, बस यही कि वह दिखने में बहुत सुंदर थी। इसी वजह से वह लड़की तुम्हारी हर बात मानती थी। तुम उसे थोड़ा डांट भी देते तो वह बस सिर नीचे करके बैठ जाती और थोड़ी देर बाद फिर से खुश होकर तुम्हारे पास आकर तुम्हारे कांधे दबाने लगती। यह लड़की अब ज्यादा देर बिना बात किए नहीं रह पाई। तुमने धीरे से खुद से कहा, पहले तो तुम उसे बस एक छोटी बहन जैसा समझते थे, पर जब से यह समय का कंपास मिला है, तुम्हारे मन के विचार थोड़े बदलने लगे थे। इतनी सुंदर और भोली लड़की अगर हाथ से निकल गई तो सब लोग हंसेंगे। ये सोचते ही तुम्हारी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर बहुत तेजी से चलने लगी। हाँ, काम छोड़ दिया। क्यों, मेरी याद आ रही है क्या? तुमने जानबूझकर थोड़ी मजाक वाली बात लिखी ताकि उस लड़की के मन की बात जान सको। अभी मैसेज भेजा ही था कि फोन जोर से हिलने लगा। नेहा ने सीधे वॉइस कॉल कर दी। तुमने अपनी भौहें ऊपर की और कॉल रिसीव कर ली। हेलो समीर सर, आपने अचानक काम क्यों छोड़ दिया? क्या कोई परेशानी हो गई है क्या? फोन के उस पार से उसकी बहुत ही साफ और भोली सी आवाज आई। पीछे थोड़ा शोर था। तुम सुनकर तुरंत समझ गए कि वह फिर से सामान रखने वाले छोटे कमरे में छिपकर बात कर रही है। तुम हल्का सा हंसे। मुझे क्या परेशानी होगी, बस लाइफ को एक नए तरीके से जीना चाहता हूँ। क्यों, मेरे जाने से तुम्हारा मन नहीं लग रहा क्या? फोन के उस पार से आवाज आना बंद हो गई। नेहा बहुत देर तक कुछ अटकती रही, फिर उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई। हाँ, थोड़ा बुरा तो लग रहा है, और आपके जाने के बाद मुझे काम कौन सिखाएगा? तुमने तुरंत फैसला सुना दिया। तुम भी क्या ना समझ हो, क्या काम सीखोगी? कल का इंतजार करो, मैं खुद दुकान पर आकर तुम्हें ले जाऊंगा। अब से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बन जाना, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा। कैसा रहेगा? पर्सनल असिस्टेंट? नेहा सच में सोच में पड़ गई, पर तुमने उसे आगे कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। चलो अब ज्यादा मत सोचो, कल दुकान पर आकर ही बात करेंगे। फोन रखने के बाद तुम मन ही मन उसके साथ आगे की लाइफ के सपने देखने लगे। पर तभी पास की किताबों की दुकान वाले विकास ने अचानक एक बात कही, जिसने तुम्हें सपनों से खींचकर असलियत में ला दिया। समीर भाई, नहीं समीर जी, क्या आप चला बनाते हैं? तुमने विकास को देखा, तुम्हें थोड़ा अचरज हुआ, पर फिर तुम समझ गए। ऐसा लगता था कि अभी जो नजारा हुआ था
उसका इस सीधे साधा पड़ोसी पर बहुत ही बिग असर पड़ा था। तुमने मेज पर रखा अपना बांस का पंखा उठाया और बहुत ही आराम से उसे सीने के पास हिलाने लगे। मैं चेला नहीं बनाता। विकास के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था, पर तभी वहां से गुजरने वाले 3 टूरिस्ट तुम्हारी दुकान के सामने आकर रुक गए। उनमें से एक इंसान की नजर तुम्हारे उस बहुत साफ दिखने वाले देवता दिखाएंगे रास्ता वाले बोर्ड पर गई। वैसे भी तुम्हारा वह पाइप पूरे 2 मीटर से ज्यादा ऊंचा था। बोर्ड सफेद कपड़े पर ब्लू डिजाइन का था और उस पर बहुत ही सुंदर कला से लिखा था। उसे बिना देखे रहना बहुत मुश्किल था। किसे पता था? उनमें से एक इंसान ने जब मेज पर रखा 10,000 से शुरू वाला रेट कार्ड देखा तो वह वहीं हंसने लगा। तेरी तो भाई अमित, यहाँ आकर देखो, ये भविष्य बताने के पूरे 10,000 रुपए मांग रहा है। वह अमित नाम का लड़का जैसे ही पास आया और उसने रेट कार्ड देखा तो वह भी भड़क गया। ओह मेरे भाई, यह तो सीधे लूट मची है। आजकल के इन नकली बाबाओं की हिम्मत तो देखो कितनी बढ़ गई है। उनके साथ आई लड़की भी पास आई। रेट देखकर उसने भी अपना मुंह बनाया। रास्ते पर दुकान लगाकर बैठा है और पूरे 10,000 रुपए मांग रहा है। पैसों के लिए पागल हो चुका है यह इंसान। यह कहते हुए उसने तुरंत अपना फोन निकाला और उसका फोटो खींचकर इंटरनेट पर पोस्ट करने लगी, ताकि सब लोग देख सकें कि आजकल के ये नकली लोग कितने बेखौफ हो गए हैं। तुम उनकी इस बकवास को सुन रहे थे और तुम्हारी नजरें उन लोगों पर टिकी थीं, पर अगले ही पल तुम्हें एक बहुत ही अनोखी चीज दिखी। तुम इस समय किसी भी इंसान की बची हुई लाइफ का समय साफ देख सकते थे। आज सुबह से तुमने कम 500 से 1,000 लोग देखे होंगे।